अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? माशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और फिर हमारे पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? दिस इज सच अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कशन करें, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहला आर्टिकल जिसको हम कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। द पार्ट ऑफ एटम दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियाई और एटॉमिक न्यूक्लियस। हम थोड़ा सा इसको रफली पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में इसको लेके चलते हैं ताकि हम इन चीजों को ज्यादा टाइम दे सके। देखिए, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड अप टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और उनको जो चीज हेल्ड अप करती है वो एक फोर्स होती है जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। अब और भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं, ये भी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स है एमसीक्यूज के हवाले से। न्यूक्लियस मेक्स 0.01% वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अगर हम एक एटम की वॉल्यूम की बात करें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये हमारे पास क्या है? थर्ड ऑर्बिट। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की डिस्कशन करें तो जो न्यूक्लियस है वो एटम का सिर्फ और सिर्फ 0.01% वॉल्यूम बनाता है। बाकी हमारे पास सारा वॉल्यूम क्या होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस कंटेन 99.9% मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, अगर मास के हवाले से देखा जाए तो पूरे के पूरे एटम का जो मास है ना, वो इस न्यूक्लियस के ऊपर रिलाय करता है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा माइनर मास के होते हैं, इनसे 1000 टाइम्स लेस होते हैं। इसीलिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो एटम का मास है वो इसी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम ये एटम है, इस एटम के अंदर दो रेडियस ले लें, एक रेडियस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एटम का रेडियस, और दूसरा रेडियस हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस का रेडियस हो, तो इनको भी हम कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर होता है। बहुत ज्यादा स्मॉलर रेडियस होता है, मीन साइज बहुत ज्यादा कम है। और इसी तरह अगर हम एटम की बात करें तो एटम का जो हमारे पास रेडियस होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। अब ये जो रेडियस है एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से बहुत ज्यादा है। अब ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास है mass of proton is 1.673 × 10⁻⁻27 kg। ये क्या है? प्रोटॉन का मैस। इसी तरह हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस क्या है? ये कुछ 2-3 पॉइंट्स का फर्क है, उसके बाद ये क्या है? इसका मैस। अगर हम एक और यूनिट ले हैं जो आपकी बुक भी मेंशन करती है, और वो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक यूनिट्स। तो वो क्या है? प्रोटॉन का मैस हमारे पास है 0.007276 और न्यूट्रॉन का क्या है? 0.008665। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्मॉलर मैस होता है इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम इसी को डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास एटॉमिक यूनिट मैस का एक यूनिट है वो केजी के साथ किस रेशियो में आता है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में आ जाता है। 1U = 1.6606 × 10⁻⁻27। वैसे ही कार्बन की वैल्यू के साथ हमने कंपैरिजन किया। द 1/14 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, वहां से हमने ये डेरिवेशन किया, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लास्ट में हमारे पास एक चीज आती है, व्हाट इज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है? देखिए, द कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या फिर द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक मास। ये क्या करता है हमारे पास? एटॉमिक मास। और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? एटॉमिक मास। ये जी क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये क्या है? एन क्या है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोटोप्स की तरफ। देखिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस ग्रेड्स में भी डिस्कस किया था। आइसोटोप्स आर एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए, इसमें क्या होगा? हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगी? सेम, बट डिफरेंट कौन सी चीज होगी? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम कुछ इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटियम।
H11। इसी तरह हमारे पास क्या है, ड्यूट्रियम H12। और हमारे पास क्या है, ट्रिटियम। इसमें क्या होता है हमारे पास H13 ट्रिटियम। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहें तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और समटाइम्स आपसे एग्जाम में पूछ लेता है एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, क्या आप बताएं कि ट्रिटियम के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू हमारे पास जी प्लस क्या होता है हमारे पास एन। ठीक है, अब ये हमें पता क्या है, एटॉमिक मास, मास से एटॉमिक मास क्या है 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ये क्या है हमारे पास 1, और एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर एन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कार्बन की। इसी तरह ये क्या है हमारे पास यूरेनियम की भी आइसोटोप्स है। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम। कंपोजिशन भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट। इसकी वजह से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, समटाइम्स मैसेज आ जाते हैं, टेम्परेचर ईटीसी आ जाती है, ये वाली चीजें। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट है कि देखें, दीज आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स में से कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव भी होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाला क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। रेडियो एक्टिव वो आइसोटोप होता है जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करता है, डिके करता है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को। देखिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो इन आइसोटोप्स को सैंपल करती है, आइसोटोप्स को हम फाइंड करते हैं इनसे। मीन ये जो आइसोटोप्स है H11, H12, H13, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हम इनके मैसेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स। सेकंड डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। देखिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है और आइसोटोप्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये भी हम सेकंड पोर्शन में डिस्कस करेंगे आगे जाके। हम थोड़ा सी इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास है एक वेपोराइजिंग चैम्बर, सेकंड हमारे पास है आयोनाइजिंग चैम्बर, और थर्ड हमारे पास है एक्सेलरेशन चैम्बर या एक्सेलरेटिंग चैम्बर। ये तीन हमारे पास चैम्बर्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक वेपोराइजिंग चैम्बर, ये क्या है आयोनाइजिंग चैम्बर, और ये क्या हमारे पास एक्सेलरेटिंग चैम्बर। और इसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम मास एनालाइजर भी कहते हैं। ये क्या हमारे पास, मास एनालाइजर। ये क्या होता है हमारे पास, मास एनालाइजर। और उसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट्स आ जाते हैं जिनको हम डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर कहते हैं, या इनको कंबाइन तौर पर हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इनको आगे देखेंगे कि इन सब का क्या काम होता है। वर्किंग में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आफ्टर वेपोराइजिंग, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। फर्स्ट चैम्बर है हमारे पास वेपोराइजिंग चैम्बर। हम इनमें से कोई भी एक आइसोटोप लेते हैं और यहाँ पर कीप करते हैं उसको। जैसे ही वहां पर हम इस हीटिंग कॉइल से थोड़ा हीट अप करेंगे तो वहां पर वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे। उस आइसोटोप के क्या हो जाएंगे, वेपर्स क्रिएट। अब ये वाले वेपर्स नेक्स्ट चैम्बर में क्या होंगे, नेक्स्ट चैम्बर में हमने एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई है। इलेक्ट्रॉन गन से हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे कुछ आयंस प्रोड्यूस होंगे। आपको पता है आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव आयंस। हमने जिस चीज के साथ डील करना है वो है पॉजिटिव आयंस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए ये जो आयोनाइजिंग चैम्बर है वो क्या करेगा, इस गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगा, आयंस बना देगा, और उससे क्या होगा हमारे पास कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे। अब नेगेटिव चार्जेस के साथ तो हमें डील नहीं करना। यहाँ से क्या होगा, ये सारे नेगेटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास आ जाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस सारे नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस होंगे जो कि हमारे पास इस S1 और इस S2 में से पास करेंगे। इसी कुछ मैंने लिखा वो देख लेते हैं। After vaporization, atom or gas is ionized. Is ionized आप आगे लिख सकते हैं by ionizing chamber, इस ionizing chamber से। And electrons are moved to electron collector. electron collector की तरफ चले जाते हैं। Next हमारे पास क्या हो रहा है, while positive charges passes through slit. पॉजिटिव जो चार्ज है वो इन स्लिट में से पास करते हैं। S1 एंड S2 विद पोटेंशियल V, इस पोटेंशियल V के साथ वो आगे
प्रोसीड करते हैं। अब ये जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं इन चार्जेस को, ये पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा? उस एनर्जी में जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस। तो ये पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास? इन मूविंग चार्जेस के इक्वल होगा। ये पोटेंशियल कहां से आया? लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे पास जो है पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये हमें पोटेंशियल चाहिए, ये हमारे पास बी और यू के इक्वल देगा। अब ये पोटेंशियल किसके इक्वल हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ चार्जेस मूव कर रहे हैं। हम यहाँ से वेलोसिटी वैल्यू निकालेंगे। हमारा जो एम है वो है मास ऑफ आइसोटोप्स फाइंड करना, या फिर क्या करना, उनको आइसोटोप्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज। तो उसके लिए हम इस वेलोसिटी वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। हम मैस को भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं कि हम इसको वेलोसिटी फाइंड करके आगे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे ये हमने अभी v की वैल्यू फाइंड की थी। देखिए अब मैंने लास्ट टाइम पे आपको कहा था कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, आगे वो देखेंगे कि डिस्कशन करेंगे क्या हम करते हैं। इसी डायग्राम को थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है। ये सारा ऑपरेटर्स हमने यहाँ तक क्या किया हुआ है, एक फिक्स किया हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका हम लोग क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। मैग्नेटिक फील्ड में ये जो हम इन आयंस को एंटर करवा रहे हैं, ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट। तो हम इसमें जो आइंस एंटर कर रहे हैं क्या है? इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो क्या हमारे पास दीस आइंस आर सब्जेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही हम इसमें आइंस को एंटर करवाएंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब उससे क्या होगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन आइंस। इन आइंस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है एंड दे मूव इन अ सर्कल। दो चीजें यहाँ है, जैसे ही आइंस एंटर होंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से ये सर्कल में मूव करेंगी। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अब क्या होगा हमारे पास? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स की क्या होगी? इक्वल हो। अब इससे क्या होगा? हमें इनकी वैल्यूज देते हैं, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है? QVB। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है? mv²/r। तो यहाँ पर अगर हम इस v को यहाँ पे कैंसिल करें तो हमारे पास मैस जो आएगा इन आइंस का क्या हो जाएगा? इस वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ से ये जो v की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड की थी वाली, इस वैल्यू जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आंसर। अब अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये क्या हो जाएगा? m², और ये ऊपर वाली तीनों वैल्यू से क्या हो जाएगा? स्क्वायर नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास m क्या है? डिनोमिनेटर के नेक्स्ट में भी डिनोमिनेटर है, तो हम ये इस m को क्या करेंगे? यहाँ पर लेकर आएंगे m को, और ये m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास m क्या आ जाएगा? mass of these ions will be equal to QB/r² ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये क्या हमारे पास? पोटेंशियल V एंड E। अब यहाँ पर जरा गौर करें, हमें चार्ज ऑन आइंस भी पता होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पोटेंशियल जो हमने प्रोवाइड किया था वो भी हमें पता था, कांस्टेंट। ये भी हमारे पास Q की वैल्यू हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास मास ऑफ आइंस। तो हम यहाँ पर मास ऑफ आइंस भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये आप लोगों क्वेश्चन में आता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? ये कुछ MCQs वगैरह टाइप चीजें या कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन